थोड़ी सी डाउट था। बोलो। बुकलेट 1 में जो थ्योरी है ना, एक मिनट। बुकलेट 1 में थ्योरी, अच्छा बुकलेट 1 में थ्योरी। सर जो SP3 SP का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका एग्जांपल। एक मिनट, इधर ही कहीं है क्या कुछ? यस SP3 हाइब्रिडेशन, ये SP हाँ SP यस SP हाइब्रिडेशन तो और पहले होगा। SP यस इसी यही बात हाँ नीचे थोड़ा स्पेसिस में इसमें हाँ सर, इसमें सेकंड जो एग्जांपल है सर उसमें पाई बॉन्ड से प्लेन आर परपेंडिकुलर लिखा हुआ। सो पाई बॉन्ड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या दिक्कत है? यस सर, इसमें लेकिन एक क्वेश्चन है जो बुकलेट 2 में सर उसमें लिखा हुआ है सर, जो पाई बॉन्ड का जो उसमें भी सर 3 ट्रिपल बॉन्ड है और उसमें जो पाई बॉन्ड है सर उसमें सेम प्लेन बताया गया। एक मिनट, कौन सा बुकलेट में? सर बुकलेट 2 में सर क्वेश्चन नंबर 52 एक्सरसाइज बुकलेट 1। 2 में क्वेश्चन नंबर 52 एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 52 है ना? यस ये यस इसमें से ऑप्शन यस ऑप्शन बी आंसर। तो ये तो कुछ और चीज बोल रहा है। बोथ द पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो यस दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में कैसे रह सकता है? अगर मान लो कि हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड C की बात करते हैं, तो पहले तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा तो sp निकलेगा, दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा, ये भी sp निकलेगा। sp में मान लेते हैं कि x वाला पार्ट मिक्सिंग में चला गया, sp(x) बन गया, तो बचेगा क्या अपने पास? कार्बन के पास py बचेगा और pz बचेगा। तो py वाला पार्ट दूसरे py के साथ बॉन्ड बनाएगा, pz वाला पार्ट दूसरे pz के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे यस अगर मान लो कि हम लोग ऐसा डायग्राम कंसिडर करते हुए चले कि हम लोगों का 2 प्लेन है, मान लो ये 2 है, ठीक है। तो इस केस में एक जैसे हम लोग x ये डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है मेरा x है, उस केस में ये y मान लेते हैं और ये z मान लेते हैं। z मतलब जो मेरे साइड से स्क्रीन के साइड में जो प्लेन आ रहा है वो अपना z डायरेक्शन है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल वाले को x मान लेते हैं यहाँ से, और सॉरी इसको z मान लेते हैं और इसको वर्टिकल वाले को y मान लेते हैं। और जो x है वो मेरे से लेके स्क्रीन तक का पार्ट ये हम x मान लिए। तो हम लोग का जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो एक्स डायरेक्शन में हो गया। पाई बॉन्ड कैसा होगा? तो एक पाई बॉन्ड में एक py ऑर्बिटल दूसरे py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो दोनों के दोनों इसी टाइप से ओवरलैप करके ऐसा ही प्लेन का फॉर्मेशन कराएंगे। मतलब यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है और इस कॉर्नर पे इस साइड पे एक p ऑर्बिटल है। दोनों जब सामने सामने ऐसा ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे एक प्लेन का फॉर्मेशन कराएगा। तो प्लेन ये आराम से देख सकते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हम लोग यहाँ से लेके यहाँ z डायरेक्शन लेके चल रहे थे। तो एक pz ऑर्बिटल और दूसरा pz ऑर्बिटल ये पैरेलल ओवरलैप करेगा, तो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो हम लोग का जो py वाला पार्ट है वो ऐसा कुछ है, और जो हम लोग का px वाला pz वाले पार्ट का पाई बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है बोथ द पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है कि एक पाई बॉन्ड अगर ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड तो इस डायरेक्शन में है, सेम प्लेन में नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसको ऐसा समझ लो कि एक पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में। अब ऐसा परपेंडिकुलर हो कि ऐसा परपेंडिकुलर है तो दोनों परपेंडिकुलर ना। उधर जो ऑप्शन दिया है, जो थ्योरी की तुम बात कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में, ये चीज पाई बॉन्ड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। पाई बॉन्ड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर का मतलब हम लोग उस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वाई का प्लेन हो जाएगा, मतलब पी वाई वाला पार्ट, एक ऑर्बिटल यहाँ पे एक ऑर्बिटल राइट साइड में, मतलब ऐसा हम लोग का ओवरलैप हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली एक प्लेन निकल के आ रहा है। तो ये पार्ट तुम्हारे एक्स डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है और दूसरा हम जेड डायरेक्शन लेके यहाँ चल रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। ऐसा समझ लो
ज्यादा बेटर अगर समझना है इस चीज को तो हाँ, जो रूम है तुम्हारा, ठीक है, तो उस रूम वाले पार्ट में जैसे जिधर तुम बैठा है उसके जस्ट साइड में जो नीचे वाला डायरेक्शन है उसको मान लो एक्स मान लेते हैं। फिर ये जो वर्टिकली अपवर्ड वाला डायरेक्शन है, मतलब ये जो डायरेक्शन है जिसके साइड, मतलब जिस भी साइड में बैठे उससे मतलब नहीं है, उसके जस्ट बगल में जो रूम का जो साइड है, जो एज है, उसको एक्स मान लो। फिर वर्टिकली ऊपर वाले को वाई मान लो और ऐसा हॉरिजॉन्टल वाले को जेड मान लो। तो अगर एक्स डायरेक्शन में अपना सिग्मा बॉन्ड है तो वाई वाले डायरेक्शन में अपना पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड बनते वक्त दो ऑर्बिटल ऐसा पैरेलल होना चाहिए। तो दो ऑर्बिटल अगर पैरेलल है, इन दोनों को ज्वाइन करा दे तो बेसिकली एक प्लेन टाइप का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो हम लोगों का वाई डायरेक्शन में एक प्लेन बनेगा और एक जेड डायरेक्शन में सामने प्लेन बनेगा। सिग्मा बॉन्ड जैसा है वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का पाई बॉन्ड है वो पी वाई और पी वाई के ओवरलैप से बन रहा है। मतलब एक पी ऑर्बिटल ये है, दूसरा पी ऑर्बिटल ये है, ये दोनों ओवर जब ओवरलैप करेगा तो एक प्लेन ये बनाया। दूसरा पी जेड और पी जेड के ओवरलैप से बनेगा, तो इस केस में एक ओवरलैप ये बनाया। और हम लोग का एक्स डायरेक्शन कौन सा है, तो एक्स डायरेक्शन को ये मान के चल रहा है, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। एक्स वाला पार्ट ये बना के चल रहा है। तो वाई डायरेक्शन में जो प्लेन है वो एक्स से परपेंडिकुलर हो गया और जेड डायरेक्शन में जो प्लेन है वो भी एक्स से परपेंडिकुलर हो गया। दोनों ही प्लेन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बोला है शेप क्या है, लीनियर। एसपी में शेप लीनियर होगा ही होगा। पाई बॉन्ड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब उस एक्स डायरेक्शन के या उस इंटरमॉलिक्यूलर डायरेक्शन वाले पार्ट के, इंटरमॉलिक्यूलर जो हम लोग एक्सिस लेके चल रहे हैं उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना पाई बॉन्ड वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है। जो तुम क्वेश्चन की बात कर रहा है उसमें बोल रहा है बोथ द पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो दोनों पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है या दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में, दोनों थोड़ा अलग टाइप का स्टेटमेंट है। एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में वाई डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है और जेड डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर है। अगर ये एक्स मानते हैं तो वाई जेड दोनों परपेंडिकुलर है। तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा बोला है केवल कि जो हम लोगों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पाई बॉन्ड दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है। दो पाई बॉन्ड है दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में। ऐसा कहीं थोड़ा ना बोला कि एक वाई में है कि दोनों वाई में है या एक जेड में है दोनों जेड में है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। बस बोला परपेंडिकुलर है। तो एक वाई वाले प्लेन में है। जैसे ये चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है तुम लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस टाइप से मूव करता है, ऐसा ऐसा टाइप से परपेंडिकुलर प्लेन में मूव करता है। तो एक वाई प्लेन हो गया और एक जेड प्लेन हो गया। एक्स डायरेक्शन दोनों में कॉमन है लेकिन एक वाई प्लेन हो गया और एक जेड प्लेन हो गया, तो ऐसा कुछ रहेगा। एक पाई बॉन्ड वाई प्लेन में रह गया और एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग जेड प्लेन में लेके चल रहा है, ऐसा पाई बॉन्ड जेड प्लेन में बन रहा है। ये एक्स डायरेक्शन कॉमन है। यहाँ पे बोल रहा है बोथ द पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में कैसे बन सकता है? अगर एक पाई बॉन्ड पी वाई ऑर्बिटल से बना तो दूसरे को बनाने के लिए पीजेड ही रहेगा ऑप्शन, और वाई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेड वाला पार्ट होता है, तो दोनों का प्लेन अलग अलग चला जाएगा। और कोई डाउट किसी को बुकलेट के थ्योरी में या फिर क्वेश्चंस में? सर क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। एक मिनट, जैसे उसको ऐसा समझो, मेरा जो एक्सिस वाला पार्ट है ये एक्सिस दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग का सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो सिग्मा बॉन्ड तुम खुद बता दो कि कौन सा एक्सिस पे लेना है। इसको हम वाई लेके चल रहे हैं, इसको एक्स ले रहे हैं, इसको जेड, या फिर एक काम करते हैं इसको एक्स ले लेते हैं, इसको जेड कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड किस पे रखना है, एक्स वाई जेड किस पे रखना है? एक्स में। एक्स में रखना है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड एक्स में रखना है इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, एक एटम दे रखा और दूसरा एटम वाला पार्ट सिग्मा बॉन्ड ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। वैसे प्योर ऑर्बिटल बनाया बट हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक एटम हम लोग का इस पॉइंट पे है और दूसरा एटम इस पॉइंट पे है। तो जैसे मान लो कि ये डायग्राम लेके चले हम लोग, मान लो ये चीज है। तो इस केस में जो हम लोगों का वाई वाला पार्ट है और जो जेड वाला पार्ट है, मतलब इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एक्स वाला पार्ट तो एक्सिस कॉमन हो गया,
बट वाई एक्सिस कॉमन नहीं है। दोनों न्यूक्लियस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पैरेलल है, कॉमन नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्स वाला पार्ट तो उसी लाइन पे आ गया, बट वाई वाला पार्ट पैरेलल लाइन है और जेड वाला एक्सिस भी अपना पैरेलल लाइन है। अगर मान लो हम लोग को पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो एक तो हम लोग का पी वाई ऑर्बिटल वाला पार्ट दूसरे एटम के पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, तो ये ओवरलैप जब होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक प्लेन का फॉर्मेशन होगा। ये सबसे पहला पार्ट हो गया। दूसरा हम लोग का मान लेते पी जेड वाला पार्ट दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, तो जैसे एक चीज देखो कि जो एक्स एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में ये वाई प्लेन वाला पार्ट परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, ऐसा ये एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का प्लेन है, ये पूरा का पूरा पार्ट परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा वाई है केवल, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हर एक पॉइंट हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मानते हुए चल रहे हैं। बेसिकली ऐसा दे रखा है कि एक हम लोग का ऐसा प्लेन है और यहाँ पे हम लोग एक्सिस इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली पास करा रहे हैं, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो प्लेन कंसिडर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मान लो ऐसा दे रखा प्लेन, ये प्लेन है और यहाँ से एक्सिस पास करा रहे हैं, तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूरा प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा ये है, मान लो कि हम लोग का पी जेड वाला पार्ट को ओवरलैप कराना है, तो एक ये पी जेड है और दूसरे एटम का पी जेड यहाँ पे है, तो ये येलो वाला पार्ट आराम से दूसरे येलो वाले पार्ट के साथ ओवरलैप कराएगा और यहाँ से हम लोग एक ये प्लेन की बात कर सकते हैं। तो एक्स है दोनों में कॉमन, लेकिन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो मेरा ओरिएंटेशन केवल जेड प्लेन के अलोंग लाई कर रहा है, ये हम लोग का प्लेन है, जेड प्लेन है बेसिकली, और एक्स वाला पार्ट यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जेड प्लेन अलग चीज हो गया और ये एक्स डायरेक्शन अलग चीज हो गया, वो भी परपेंडिकुलर है। एक प्लेन मेरा ऐसा है, ये ब्लू वाला प्लेन, ब्लू प्लेन कुछ ऐसा है, और हम लोग का येलो वाला प्लेन जो है वो जेड प्लेन है। जब दो प्लेन बेसिकली हम लोग बना के चल रहे हैं इस टाइप से, एक प्लेन ऐसा दे रखा और दूसरा प्लेन ऐसा दे रखा, थोड़ा बीच में यहाँ पे बेसिकली, बट ऐसा कुछ प्लेन है, ऐसा कुछ हम लोग डायग्राम कंसिडर करके चल रहे हैं। अब थोड़ा वो समझ आया? यस सर। और कोई डाउट किसी को? सो सेकंड स्टेटमेंट से उससे भी क्या क्या ड्रॉ, सो सेकंड स्टेटमेंट सर, ये सेकंड स्टेटमेंट ये बी, यस बी वाला, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। सर ये आंसर दिया हुआ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरे क्या पूछा है इधर? और नोट, यस सर। नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर दिया है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत है इसीलिए ऑप्शन सही है, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट किसी को? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग, ये सब क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया है क्या अभी तक? अच्छा नहीं, तो एमओटी का सवाल है, ओके चलो ठीक है। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट क्लास में एमओटी तो हम पढ़ा चुके थे, इतना हमको ध्यान है। एमओटी में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा चुके थे, एल्गाउ मेथड बता चुके थे, ये भी ध्यान है, क्या रीजन था ये सब चीज भी बता चुके थे। अब हम लोगों को बताना है, ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, उसमें ये डिस्कशन हो चुका था कि एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं और प्योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, मतलब प्योर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराते हैं, जो प्योर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स है उनका फॉर्मेशन कराते हैं। हम लोग ऐसा टिप मेंशन करते हुए काम कर रहे होते हैं। तो जैसे हम लोग के डायग्राम में कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, H2 मॉलिक्यूल है या फिर O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, C2 मॉलिक्यूल है, C22 माइनस है, C22 प्लस है, इस तरह के कोई भी मॉलिक्यूल दे रखे, या फिर NO मॉलिक्यूल है, NO प्लस मॉलिक्यूल है, ये सब चीजों के मॉलिक्यूल में जब हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो 1s बोल रहे थे, 2s बोल रहे थे, 2p बोल रहे थे, 3s बोल रहे थे, 3p बोल रहे थे, तो ऐसा ऑर्बिटल का हम लोग डायग्राम मेंशन कर रहे थे कि ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग तो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन एक दिन बताया था तुम लोगों को क्लास में कि ऑर्बिटल वाला पार्ट ऐसा होता है, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, फिर 2p ऑर्बिटल, और 2p में तीन तरफ ऑर्बिटल हो गया, फिर उसके बाद 3s ऑर्बिटल आया, फिर उसके बाद 3p में इसी टाइप का कुछ ऑर्बिटल हो गया, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड ऑर्बिटल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल में क्या लिखा करेंगे हम लोग?
जैसे अभी तक हम लोग ऐसा लिख के चले थे 1s 2s 2p, तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो ऑर्बिटल बनेगा उसमें हम लोग 1s और 2s ही लिखें क्या, कि कुछ नया चीज लिखे? तो इसके लिए दो सिस्टम बनाया गया है। उन दो सिस्टम्स वाले पार्ट में एक सिस्टम ऑक्सीजन से रिलेटेड है और दूसरा सिस्टम नाइट्रोजन से रिलेटेड है। मतलब जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम की बात करेंगे कि कौन कौन सा, जैसे 1s 2s वो एक डायग्राम है बेसिकली, उसी टाइप से अगर हम लोग मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे तो एक होता है हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन वाला पार्ट, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। जितने भी स्पीसीज हम लोग कंसिडर करेंगे वो सारे के सारे स्पीसीज को इन दोनों के ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब वही वन जो हम लोग 1s 2s 2p टाइप का सिस्टम है, उस 1s 2s 2p टाइप के सिस्टम को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोल रहे हैं। जितने भी स्पीसीज होंगे अपने, वो सारे के सारे स्पीसीज को इन दोनों के ही किसी न किसी एक डायग्राम में हम लोग को फिट कराना होता है। लोग आइदर O2 का डायग्राम फॉलो करेंगे या N2 का डायग्राम फॉलो करेंगे। डायग्राम का मतलब क्या है, इस एक चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग, बस ये चीज नोट कर लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसमें पहला पार्ट मेंशन कर लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। सिंपल सा चीज है, हम लोग लास्ट क्लास में इसका बेसिकली कुछ पार्ट देख चुके हैं कि कैसे ये बनेगा। अभी हम लोगों को पूरा डायग्राम देखना है कि पूरे मॉलिक्यूल्स का सब कुछ हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं। इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो, अगर नोट कर सकते हैं तो एक बस छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पे इस हेडिंग के पहले। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस शेल, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख लेना, वैलेंस शेल as well as other shells, ब्रैकेट में फिर से इलेक्ट्रॉन, participate in bonding, participate in bonding, whereas in valence bond theory, only valence shell participate in bonding। वैलेंस शेल में हम लोग केवल ये बोल रहे थे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग में। जो हम लोग ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम मेंशन कर रहे थे वो भी केवल वैलेंस शेल का लेके चल रहे थे। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा बोलता है कि केवल वैलेंस शेल से मतलब नहीं है, सारा ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकता है, इंटरनल वैलेंस शेल सब कुछ पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे। अब इस चीज को थोड़ा पहले ढंग से समझ लेना, उसके बाद नोट डाउन करना। और इस डायग्राम वाले पार्ट में जैसे हेडिंग डाल देना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। और हम लोग जो डायग्राम मेंशन कर रहे हैं वो डायग्राम वाला पार्ट अपने एनर्जी के टर्म में है, मतलब पूरा का पूरा डायग्राम हम लोग लोअर से हायर एनर्जी की तरफ ले रहे हैं। इसलिए हम लोग का जो एरो वाला पार्ट है ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रहा है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम में सबसे लोएस्ट एनर्जी में 1s ऑर्बिटल होता है, फिर 2s ऑर्बिटल होता है, फिर 2p ऑर्बिटल होता है। और हम लोगों के डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, इतने हम लोग का डायग्राम खत्म हो जाता है। मतलब अगर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को कंसिडर करें, मतलब एक ऑक्सीजन एटम को दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करेंगे अगर हम लोग, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन में जाएंगे। मतलब दोनों ऑक्सीजन का 1s 1s 2s 2s 2p 2p आपस में मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएंगे। सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s का है, फिर 2s का है, फिर 2p का है। तो हम एक काम करते हैं,
हम सबसे नीचे एक ऑक्सीजन एटम वाले पार्ट को जब कंसिडर कर रहे हैं और दूसरा ऑक्सीजन एटम को कंसिडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम वाले पार्ट में 1s वाला पार्ट मेंशन कर दिया सबसे लोएस्ट एनर्जी पे। दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी कंसिडर करेंगे तो उसका भी हम लोग का 1s वाला पार्ट सबसे लोएस्ट एनर्जी पे होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s में डाल दिया। फिर 1s वाले पार्ट के बाद हम लोग का 2s का नंबर आएगा। 1s के ऊपर हायर एनर्जी पे 2s होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरे साइड भी हम लोग का 2s वाला पार्ट होगा जिसमें हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे 2p का नंबर आएगा, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4। दूसरे ऑक्सीजन वाले पार्ट को भी अगर कंसिडर करें तो हम लोग के 3 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम लोग लास्ट क्लास के एल्काउ मेथड को कंसिडर करें तो एल्काउ मेथड में ऐसा बोला था कि एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल के साथ जब मिक्सिंग में जाएगा तो उसके इसमें एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी का बनाएगा और एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का बनाएगा। तो जो हायर एनर्जी का ऑर्बिटल बनाएगा उसको हम लोग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे, लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा तो उसको बॉन्डिंग बोला करेंगे। तो सेम कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो वैसे ही हो रहा है। 1s वाला पार्ट जब दूसरे 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s वाला पार्ट जब दूसरे 2s के साथ कंबाइन करेगा, और कॉम्बिनेशन भी हम लोग लास्ट क्लास में पॉइंट बोले थे, वही ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन में जाते हैं जिनके एनर्जी सेम या नियर बाई सेम हो। मतलब 1s के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम सेम है, 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2p वाला पार्ट 2p के साथ कंबाइन करेगा। जब 1s के साथ कंबाइन करेगा तो एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे और एक एग्जैक्टली उतने ही हाई एनर्जी पे जाना चाहिए। और जब हम लोग ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट डायग्राम मेंशन कर रहे हैं तो ऐसा डायग्राम मेंशन कर दिया जाता है, और ऐसा जरूर नहीं कि यही चीज मेंशन करना है, बट ठीक है, हर जगह पे डायग्राम इस टाइप से मेंशन कर दिया जाता है। इस पूरे डायग्राम में अगर 1s वाला पार्ट 1s के साथ कंबाइन कर रहा, मतलब एक 1s दूसरे 1s के साथ कंबाइन कर रहा, 2 ऑर्बिटल बनाएगा, तो 1s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में सीधा यहाँ पे हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, और क्योंकि 1s से कॉम्बिनेशन हुआ तो सिग्मा 1s। और जो ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे गया उस चीज को हम लोग सिग्मा तो लिखेंगे, बट यहाँ पे स्टार भी लगा देंगे एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिग्मा स्टार 1s। फिर जब 2s के साथ 2s का कॉम्बिनेशन होगा तो एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे जाएगा, एक एग्जैक्टली उतने ही हायर एनर्जी पे जाएगा। तो इस केस में एक ऑर्बिटल जब लोअर एनर्जी पे गया तो हम लोग कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से नीचे वाले पार्ट में, जैसे इस पर 2s वाला पार्ट 2s के साथ कंबाइन किया, और एक 2s जब दूसरे 2s के साथ कंबाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, पाई बॉन्ड तो s ऑर्बिटल बनाता नहीं है। तो फिर से यहाँ पे सिग्मा बनेगा, बट 2s लिखेंगे इस बार। तो नीचे जब 1s कॉम्बिनेशन हुआ था तो सिग्मा 1s लिखे, ऊपर 2s कॉम्बिनेशन में सिग्मा 2s लिखे, और ऊपर वाले पार्ट में सिग्मा स्टार 2s लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो p ऑर्बिटल में एक तो सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और दूसरा पाई बॉन्ड भी बन सकता है। प्रेफरेबली नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के लिए डाल देंगे, और 2 पाई बॉन्ड बनेगा तो 2 ऑर्बिटल हम लोग पाई बॉन्ड के लिए डालेंगे, बट पाई बॉन्ड आपस में सेम एनर्जी पे होगा, तो इसीलिए दोनों बॉक्स को एक ही एनर्जी लेवल पे प्लेस कर दिया है। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए लोअर एनर्जी पे, पाई बॉन्ड थोड़ा हायर एनर्जी पे। और जितना एनर्जी में लोअर पे पाई ऑर्बिटल गया है उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही हायर पे डालेंगे, और जितना सिग्मा लोअर पे गया है उतना ही एंटी बॉन्डिंग सिग्मा हायर पे डालेंगे हम लोग। तो एक चीज देखो यहाँ पे 3p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है, मतलब टोटल मिला करके 6 ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं। 3 हम लोग का 2p दोनों ऑक्सीजन का मिला के हुआ। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो 6 ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें से एक ऑर्बिटल हम लोग का सिग्मा है और बाकी 2 ऑर्बिटल्स वाले पार्ट हम लोग के पाई ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग। एक पाई ऑर्बिटल दूसरा पाई ऑर्बिटल। फिर इसके ऊपर वाले पार्ट में जाएंगे तो हम लोग का पाई स्टार का नंबर आएगा, यहाँ भी पाई स्टार का नंबर आएगा, और उसके ऊपर हम लोग का सिग्मा स्टार का नंबर आएगा। नाम कैसे लिखेंगे, तो 2p ऑर्बिटल 2p के साथ कंबाइन किया तो सिग्मा 2p, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं सिग्मा 2p। और पाई वाले पार्ट में जाएंगे तो पाई 2p मेंशन कर सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट में पाई स्टार 2p मेंशन कर सकते हैं। तो लोग डायग्राम में कॉपी, मतलब एक सिंगल पेज में कॉपी ये डायग्राम बनाना, थोड़ा लंबा डायग्राम बनाना, बीच में गैप अच्छे से रखना, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम गैप नहीं रख पा रहे।
पाई स्टार 2p पाई स्टार 2p और फिर उसके ऊपर हम लोग सिग्मा स्टार 2p आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग का जो पूरा का पूरा डायग्राम है, उस डायग्राम वाले पार्ट में, एक मिनट, पाई स्टार 2p सिग्मा स्टार 2p ये डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। तो पहले 1s कंबाइन हुआ, सिग्मा 1s बनाया और सिग्मा स्टार 1s बनाया। 2s कंबाइन हुआ, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बनाया। 2p से कंबाइन किया तो सिग्मा 2p पाई 2p बनाया, फिर पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p बनाया। अब एक चीज यहाँ पे और हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि हम लोग के p ऑर्बिटल में px, py और pz होता है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो आइदर x में बनेगा या y में बनेगा या z में बनेगा। अगर मान लो कि हम z मान लेते हैं सिग्मा, तो अगर z वाले पार्ट पे सिग्मा है तो सिग्मा स्टार में भी z होगा। तो सिग्मा 2pz हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चले। क्यों मान के चले, उसके पीछे एक रीजन है, एनसीईआरटी उठा के देखना पता चल जाएगा। जेडीली में सिग्मा 2px लिखा गया है, बट एनसीईआरटी में सिग्मा 2pz दे दिया गया है। तो ये अपने मन पे है। अगर हम लोग z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो सिग्मा 2pz मानेंगे। मतलब अगर z डायरेक्शन इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो सिग्मा बॉन्ड z डायरेक्शन में बनेगा, तब हम लोग सिग्मा 2pz लिखेंगे। और फिर अगर एक बार सिग्मा 2p z डायरेक्शन में बन गया तो बाकी बचेगा पाई 2p x और पाई 2p y। मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए x और y के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो दोनों जगह पे पाई 2p पाई स्टार 2p सबके सब x और y में बनेगा। तो सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। ये हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 वाला पार्ट है। और डायग्राम को थोड़ा ऐसा अच्छा से बनाने के लिए हम लोग, सिमेट्रिकल टाइप का बनाने के लिए हम लोग इस टाइप से मेंशन कर दिया करते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को डायग्राम में। ये लाइन वाला पार्ट दो या ना दो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स बस ये सब ध्यान रखना है अपने को कि हम लोगों के डायग्राम वाले पार्ट में जो पाई का दोनों ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी पे है, पाई स्टार का जो दोनों ऑर्बिटल है वो भी सेम एनर्जी पे है, और बाकी तो ऑर्बिटल्स का हम लोग डायग्राम मेंशन किए ही है। सबसे नीचे कौन सा है, तो सिग्मा 1s, उसके ऊपर कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s, उसके ऊपर कौन सा है, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p, फिर पाई 2p फिर पाई स्टार 2p और उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2p। ये हम लोगों के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसका एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन है। अब करना क्या होता है इसमें, एक बार हम लोग ऑर्बिटल बना लिए, अब ऑर्बिटल बनाने के बाद हम लोगों को काउंट करना पड़ता है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग O2 मॉलिक्यूल बनाए तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 8। 2 ऑक्सीजन मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। तो अब हम लोगों का जो ऑब्बो प्रिंसिपल है, पॉलीफ्यूजन प्रिंसिपल है और हुंसोल है वो अपने काम में आएगा। हम लोग के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन्स को इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में फिल करना है। कैसे फिल करें, तो ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा। सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सा था, सिग्मा 1s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहला, फिर सिग्मा स्टार 2s का नंबर आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s का नंबर आएगा, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ऐसा नंबर जाएगा पहला। दूसरा पार्ट, अगर हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे विद ऑपोजिट स्पिन। तीसरा, हॉर्न्स रूल की अगर बात करें तो जो भी ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे है, जैसे यहाँ पे पाई स्टार 2p और पाई 2p वाला पार्ट, जो भी ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे है उन ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हम लोग पेयरिंग तब तक नहीं कराएंगे जब तक कि हम लोग के ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक में भरेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में भरेंगे विथ सेम स्पिन, तब जाके हम लोग पेयरिंग कराएंगे अगले इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। ये हम लोग के इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका होता है जो हम लोग को इसी बॉक्स में कंसिडर करना है। ऑर्बिटल को अभी भी बॉक्स से डिनोट कर रहे हैं, बट उस बॉक्स का नाम चेंज हो गया। पहले केवल 1s 2s 2p होता था, अभी सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s हो गया। तो 16 में से पहला इलेक्ट्रॉन फिल किए सिग्मा 1s में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किए पेयरिंग कराने के लिए, फिर हायर पे गए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल किए, चौथा पेयरिंग करा दिया, फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन फिल किए और पेयरिंग करा दिया, फिर 6 इलेक्ट्रॉन के बाद 7th इलेक्ट्रॉन इधर फिल किया, फिर यहाँ पे पेयरिंग करा के 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, फिर उसके बाद 9th इलेक्ट्रॉन 10th इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद जब 11वां इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक में फिल करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ पैरेलल ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा।
12 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर पेयरिंग कराएंगे तो 13वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14वां इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन था? 16। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों के π*2p में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम लोगों के π*2p में है। तो ये हम लोगों का ऑर्बिटल डायग्राम निकल के आ गया एक O2 मॉलिक्यूल का। ये O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम ऐसा बना है। फिर पूरे इलेक्ट्रॉन काउंट करके उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले गए अपने रूल्स को फॉलो करते हुए, पहला चीज। इसके बाद हम लोग कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया करते हैं। पहले काम करो, पहले इतने पार्ट को नोट करो। सर इतने पार्ट में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे अगर O2 का जो ये सबसे ऊपर वाला p ऑर्बिटल है, उसमें अगर अपोजिट स्पिन रहता दोनों साइड का तो ज्यादा अच्छा ना बॉन्डिंग होता। ऐसा बोल रहा है क्या ये? कहाँ की? इधर इधर इस वाले बॉक्स में। वो वाला नहीं, इधर साइड वाला, राइट साइड वाला एकदम, ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। इस वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सब अगर अरे अपोजिट स्पिन के ये साथ तो रहता तो। बॉन्डिंग में जा कहाँ रहा है? अब हम लोग ओवरलैप थोड़े ना करा रहे हैं। अब यहाँ पे पुराना जमाना का चीज खत्म हो गया, भूल जाओ उसको कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन के साथ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ है। वो खत्म, कहानी खत्म। अब उससे ऊपर उठ जाओ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मिक्स हुआ, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सर तो हम लोग को गलत चीज पढ़ाया क्यों जाता है शुरुआत में केमिस्ट्री का? तुमको पैदा होता है सब कुछ सही बता दिया जाएगा क्या? और सबको सही बता दिया जाएगा तो फिर सब कुछ हैंडल कर पाएंगे क्या? हम तो बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब मोह माया है। हम तो सत्य बता रहे हैं, तुम लोग मानता है क्या? बताओ। नहीं, फिर तो टाइम के साथ ही समझ में आएगा। किससे मेरा डिस्कशन चल रहा था? अभिजीत सर से डिस्कशन चल रहा था वही कोविड को लेकर के। तो हम यही बोले सर को कि सर एक चीज बताइए, लोग इतना टेंशन लेता है आगे का फ्यूचर क्या होगा, पीछे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम मतलब घर वालों का क्या होगा, दिस होगा दैट होगा। मान लीजिए कल आपको कोविड हो गया, आप मर गए, तो कोई टेंशन नहीं है, दुनिया चलता है जो वैसे ही चलते जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फर्क पड़ता है डेफिनेटली, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन वाला चीज होता है। आगे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे इतना नहीं सोचने का है। लाइफ का सच्चाई एक दिन मरना है। अब आज मरना है कि 10 साल बाद मरना है तो तुम्हारे उसके ऊपर है। जिसको याशी करना जल्दी मरेगा, जिसको याशी नहीं करना थोड़ा टाइम के बाद मरेगा। चलो ध्यान दो, सबसे पहला चीज एक इंफॉर्मेशन ये हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे
जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू किए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर उसके बाद सिग्मा 2s में, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz का नंबर आया, फिर पाई 2pz पाई 2px पाई 2py का नंबर आया। एक काम करना, साइड में मेंशन कर लेना z इज कंसिडर्ड एज, ये मेंशन कर ले, छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखो, ज्यादा बेटर है। z इज कंसिडर्ड एज the internuclear axis in NCERT। इस वजह से हम भी Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाया है। अदरवाइज तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो तो वहां पे X को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना रखा है। चलो ध्यान दो, तो हम लोग के डायग्राम में सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर पाई 2px पाई 2py में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर पाई स्टार 2p पाई स्टार 2p में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। अब इस पूरे पार्ट में जब हम लोग ऑर्बिटल्स का स्टैकिंग कर रहे थे तो ठीक है, एनर्जी वाइज सबका स्टैकिंग करते चले जा रहे थे। इन सब में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल किया हम लोग, तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन पाई स्टार वाले पार्ट में फिल किया। तो ये जो हम लोगों का सबसे हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल कर रखे हैं, इस चीज को हम लोग हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये नाम लिखने का तरीका होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकते हैं। इसको कैपिटल होमो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना है, इसका हम लोग एक जगह एप्लीकेशन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, पहला। दूसरा, कौन से ऑर्बिटल का लेवल अनऑक्यूपाइड रह गया है। तो जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों पाई स्टार वाले पार्ट ऑक्यूपाइड है, लेकिन सिग्मा स्टार वाला पार्ट अनऑक्यूपाइड है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी से और भी अगर ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा तो और ऊपर तक ये डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि और डायग्राम तो कहीं तक एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग तो बोलते हैं कि 1s 2p 1s 2s 2p, ये सब चीज ऑर्बिटल्स के बाद जब हम लोग 4 में चले जाते हैं, 5 में चले जाते हैं, तो f के बाद g भी आता होगा, h भी आता होगा, ऐसा मानते चलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब चीज आता होगा, अपने काम का नहीं है बट आता होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाले पार्ट के डायग्राम में जो हम लोगों का सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड रह गया, क्योंकि इसके ऊपर अगर और ऑर्बिटल्स होंगे तो ये सब अनऑक्यूपाइड है, सब एनर्जी में हायर रह गया है, तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स खाली होंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जो खाली है वो ये सिग्मा स्टार वाला ही पार्ट है। इस चीज को हम लोग लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला करते हैं, और इस चीज को ल्यूमो से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल में LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ये टर्म का ध्यान रखना। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि O2 मॉलिक्यूल में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है, तो उस केस में जो डायग्राम लिखेंगे उसमें पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py मेंशन कर सकते हैं। और ल्यूमो कौन सा है, तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपना सिग्मा स्टार 2p वाला पार्ट आराम से मेंशन किया जा सकता है। ये दो टर्म का अपने को ध्यान रखना है, पहला चीज। उसके अलावा लास्ट क्लास में या शायद उसके लास्ट क्लास में ये सब टर्म बताया था, डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और अगर एक मॉलिक्यूल या कोई भी एटम या कोई भी स्पीसीज के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को मालूम पड़ता था कि O2 मॉलिक्यूल वाला पार्ट पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चल जाता है। लेकिन इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट के हिसाब से एक भी हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट अनपेयर्ड नहीं है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक तो नहीं होना चाहिए था। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अगर बात करें तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली हम लोग का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक ही होता है। तो कैसे एक्सप्लेन होगा, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट आया कि हम लोग के O2 वाले पार्ट के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py वाले पार्ट में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। ये हम लोग का तीसरा पार्ट होगा जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। खैर इस पॉइंट को हम आगे लिखवाएंगे। अगर इसमें से एक भरा हुआ रहता तो क्या सर, ये दो अनपेयर है ना, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और रहता तब इसको क्या बोलते हैं? ये चीज बोल रहा है?
हाँ, अब इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? है तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या बताए? कि एक अनपेयर रहेगा सर, तो दोनों को अलग तरीका से ना मेंशन करना चाहिए था कि दोनों खाली है कि एक खाली है। मतलब मतलब दोनों अनपेयर है कि एक अनपेयर है, इसको कुछ अरे अलग वर्ड। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है ये बता। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक हो या दो हो या 10, उससे क्या मतलब है? सर तो वर्ड से नहीं ना पता चलेगा कि एक है कि दो है कि 10 है। हमको पैरामैग्नेटिक बताना है और तुम लड़का है कि लड़की है, तो वर्ड से नहीं मालूम पड़ा कि तुम लड़का है? बताओ। अच्छा, समझ गया। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी स्पीसीज है जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। O2 मॉलिक्यूल में अगर हम लोगों के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चलो हम O2 माइनस बना देते हैं, O2 माइनस केवल, O2 माइनस में हम लोग का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक है कि दो है कि चार है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जीरो है, तो इस केस में फिर हम लोग डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं। तो जीरो है तो डायमैग्नेटिक है, अगर जीरो नहीं है तो उसमें एक है कि पांच है, तो पैरामैग्नेटिक है। तो डेफिनेशन में ही बोला गया है, इसमें कौन सा कंफ्यूजन रहेगा। तो ये दो पार्ट का ध्यान रखना। पहला चीज है ल्यूमो वाला पार्ट, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होमो वाला पार्ट। ये दो पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेंशन कर लो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम लोग O2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में लेके चल रहे हैं तो पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p मेंशन करके चल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पार्ट में सिग्मा स्टार 2p मेंशन करके चल रहा है। उसमें z लिखो ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे xy लिख लो और यहाँ z लिख लो। बट उसमें z लिखो ना लिखो वो मेरे मर्जी पे है। हम अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को y मान लेते हैं तो ऊपर x और z लिखना पड़ेगा, अगर x मानते हैं तो y और z पाई में लिखना पड़ेगा, वो अपने कन्वीनियंस के ऊपर है, पहला चीज। सेकेंड पॉइंट, यही पॉइंट मार्क कर लेना। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, O2 molecule should be diamagnetic. O2 molecule should be diamagnetic, but experimentally it is paramagnetic in nature. Experimentally it is paramagnetic in nature, पहला चीज। और इसी में साथ ही साथ पॉइंट आगे कंटिन्यू कर लेना। According to molecular orbital theory, O2 has two unpaired electrons, in pi star 2p एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए हम लोग का मॉलिक्यूल वाला पार्ट पैरामैग्नेटिक है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। देयरफॉर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से O2 के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोगों के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कंसिडर कर सकते हैं। होमो और ल्यूमो का क्या एप्लीकेशन है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आराम से। मतलब उसका एक सर्टेन मॉलिक्यूल में बेसिकली F2 मॉलिक्यूल जो है, F2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, ये सब कलर्ड क्यों होता है, उसमें हम लोग उसका एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। अदरवाइज उस टर्म का ज्यादा हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। और इसके बाद फिर तुम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग डालना है N2 वाले पार्ट का डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। पहले ये दोनों डायग्राम मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आते हैं। तो डायग्राम सिमिलर टाइप का रहेगा जैसा हम लोग मेंशन कर रहे थे। यहाँ वाले साइड में हम लोग का एनर्जी होगा लोअर से हायर जाने पे,
तो एनर्जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को एक एक करके बोलते चले जाते हैं। एक मिनट, सबसे पहले हम लोगों का डायग्राम वाले पार्ट में एक तो, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, डायग्राम वाले पार्ट में हम लोगों का एक तो ये डायग्राम रहेगा 1s वाला पार्ट, सामने भी हम लोग का 1s वाला पार्ट दूसरे नाइट्रोजन का, उसके बाद 2s वाले पार्ट का नंबर आएगा, सामने फिर से 2s वाले पार्ट का नंबर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग के 2p वाले पार्ट का नंबर आएगा 3 ऑर्बिटल्स, दूसरे वाले केस में भी 2p का नंबर आएगा 3 ऑर्बिटल्स। इसको थोड़ा और साइड बना देते हैं। हाँ चलो ठीक है, सबसे पहले एक 1s ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, दूसरा 1s ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इसके एनर्जी लेवल के रिस्पेक्ट में एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे जाएगा जो कि सिग्मा 1s बनेगा, और दूसरा ऑर्बिटल एग्जैक्टली उतना ही हाई एनर्जी पे जाएगा, और इस चीज को हम लोग सिग्मा स्टार 1s बोल सकते हैं, पहला चीज। फिर उसके बाद हम लोग का जो दूसरा डायग्राम होगा उसमें 2s वाले पार्ट में भी दो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों नाइट्रोजन में, N2 के डायग्राम में एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे जाएगा, इसको हम लोग सिग्मा 2s बोल देंगे, और एक एग्जैक्टली इतना ही हायर एनर्जी पे जाएगा, इसको हम लोग सिग्मा स्टार 2s बोल सकते हैं, पहला चीज। तो डायग्राम हम लोग का कुछ ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। फिर उसके बाद जब हम लोग का 2p वाला पार्ट है तो उसमें इस बार 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ वाले पार्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बट हम लोग का जो डायग्राम है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होने वाला है। वेरिएशन के पीछे रीजन क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर पाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जब ऊपर ऑक्सीजन में 2p और 2p मिक्सिंग में गया था तो पहले सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ था, फिर 2 पाई ऑर्बिटल, फिर 2 पाई स्टार ऑर्बिटल, फिर सिग्मा स्टार। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाता है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा दो अलग अलग डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले पाई वाले पार्ट का नंबर आता है, सबसे पहले दोनों पाई ऑर्बिटल्स वाले पार्ट का नंबर आएगा इक्वल एनर्जी पे, फिर उसके बाद थोड़े हायर एनर्जी पे सिग्मा का नंबर आता है, बट इसके ऊपर फिर से पाई स्टार का ही नंबर आता है, और उसके ऊपर हम लोग का सिग्मा स्टार का नंबर आता है। मतलब अपने डायग्राम में पहले सिग्मा था O2 में, फिर 2 पाई था, फिर 2 पाई स्टार था, और उसके बाद एक सिग्मा स्टार था, बस ये ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ वाले पार्ट में सिग्मा ऊपर चला गया, पाई वाला पार्ट नीचे आ गया। ये जो डायग्राम वाले पार्ट का ऑर्डर है, ऐसा क्यों होता है इसके पीछे एक सर्टेन रीजन है, और वो रीजन भी 2016 में जेईई एडवांस में, 2016 भी नहीं सॉरी 2014 में जेईई एडवांस में ऐसा सवाल आया था कि उस तरह का रीजन अगर एग्जिस्ट नहीं करे तब उस केस में क्या होगा। मतलब ये सवाल में एक फॉर्मेट दिया गया था कि ऐसा कुछ अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब क्या होगा, तो हम लोग उस तरह का क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। मतलब अपने डायग्राम वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाले पार्ट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो उस केस में हम लोग का डायग्राम इस ओरिएंटेशन में कंसिडर किया जा सकता है। बस केवल O2 में और इसमें एक ही डिफरेंस है कि हम लोग का उधर सिग्मा और पाई आपस में इंटरचेंज हो गया, पहले नीचे पाई का नंबर आएगा, और पाई वाले पार्ट में भी जब हम लोग इसको मेंशन करेंगे तो पाई वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग आराम से यहाँ पे पाई 2p मेंशन करेंगे, दूसरा वापस से पाई 2p, और फिर से x और y मेंशन करेंगे क्योंकि हम लोग सिग्मा को आराम से z डायरेक्शन में मेंशन कर रहे हैं, मतलब z इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पहले ही मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे पाई स्टार का नंबर होगा 2px, पाई स्टार 2py, और उसके ऊपर हम लोग आराम से सिग्मा स्टार 2pz मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोग का डायग्राम होना चाहिए। और इन सब डायग्राम के बाद दो नाइट्रोजन है एटम, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ऐसा बोलते हुए चल रहे हैं। अगर हम लोग के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सबसे लोएस्ट वाले पार्ट में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, 7, 8, इसके बाद 9 नंबर के बाद पैरेलल में 10 नंबर में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है। तो 8 के बाद 2 10, 10 के बाद 11, 12, और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 14, तो इसका मतलब 13, 14 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने पूरे डायग्राम में हम लोग का इस बार सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कंसिडर कर सकते हैं, सिग्मा 2p वाला पार्ट।
और सिग्मा 2pz बोलो तो ज़्यादा बेटर है। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग पाई स्टार 2p आराम से मेंशन कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब N2 मॉलिक्यूल को हम लोग आराम से डायमैग्नेटिक बोल के काम कर सकते हैं, ऐसा मेंशन किया जा सकता है। पूरा डायग्राम मेंशन कर लो, पूरे पेज में ही डायग्राम मेंशन करना, पेज मत बचाना, पूरा एक वर्टिकल पेज में डालो, ये कर लेना, डायग्राम मेंशन कर लेना। अब तुम लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट ये होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा डायग्राम कैसे मेंशन करेंगे। इतना बड़ा डायग्राम मेंशन नहीं करना है, उसको लिखने का एक तरीका है, कैसे लिख सकते हैं उसको मेंशन करेंगे और बाकी उसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। टॉपिक तो खत्म हो जाता है, वो थोड़ा 20 मिनट का लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मेरा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से कवर कर लेंगे उस चीज को। क्या काम करो, बस ये डायग्राम मेंशन कर लो, इतने की जरूरत है अभी। नेक्स्ट क्लास में कैसे हम लोग इतने बड़े डायग्राम को लिखे बिना काम कर सकते हैं, पहला चीज, और इसका एप्लीकेशन, वो सारा का सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर लेंगे। बट अभी इसको नोट करो, भाग मत जाना, ये स्क्रीनशॉट खींच के उसके बाद भाग गए। सर ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन बता दीजिए ना। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। वो सब उन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग को डिस्कशन करना ही होता है। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एसपी मिक्सिंग एक्चुअल में, तो डायग्राम कुछ इस टाइप से मेंशन किया जाता है। एनर्जी वर्सेस, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर बनाएंगे तो एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर के डायग्राम वाले पार्ट में एनर्जी हम लोग का ऐसा मान के चल रहा है कि नीचे होता चला जा रहा है। तो उसमें एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के केस में, जैसे ये एस ऑर्बिटल का डायग्राम होता है और पी ऑर्बिटल वाले पार्ट को जो एनर्जी होता है कुछ इस टाइप का निकल के आता है। तो अप टू नाइट्रोजन तक हम लोग का एनर्जी गैप जो है, एस ऑर्बिटल और नीचे पी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन तक के एटॉमिक नंबर तक, मतलब एटॉमिक नंबर 7 तक, ये जो एस और पी ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बहुत हाई नहीं होता है। जब हम लोग ऑक्सीजन में जाते हैं तो ऑक्सीजन में एनर्जी गैप बहुत हाई हो जाता है। तो हम लोग ये टर्म यूज किया करते हैं एसपी मिक्सिंग। नाइट्रोजन तक के एटॉमिक नंबर तक में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप हाई नहीं होने की वजह से एस और पी ऑर्बिटल में इंट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से हम लोग का जो सिग्मा ऑर्बिटल नीचे होना चाहिए था उसको इंट्रैक्शन मिला, बेसिकली रिपल्शन मिला, वो रिपल्शन की वजह से हाई एनर्जी पे मूव कर जाता है। तो हम लोग ऐसा बोला करते हैं कि एसपी मिक्सिंग के वजह से, मिक्सिंग क्यों हो पा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन तक एस और पी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम है। तो एसपी मिक्सिंग होने की वजह से हम लोगों का जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो थोड़ा हाई एनर्जी पे मूव कर जाता है। ऐसा हम लोग एक कंसेप्ट मेंशन करते हुए काम करते हैं। अगर ये एसपी मिक्सिंग नहीं होता तो हम लोगों का जो O2 का डायग्राम है वही यूनिवर्सल डायग्राम बन जाता, हर जगह पे सेम डायग्राम एप्लीकेबल मानते हुए चल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और हर जगह पे सेम डायग्राम मेंशन करते हुए मान के चल सकते थे, मतलब बेसिकली हम लोग जो होमोमॉलिक्यूलर स्पीसीज है O2, N2, H2, इस तरह के मॉलिक्यूल में हम लोग उस चीज को एप्लीकेबल मानते हुए चल सकते थे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एसपी मिक्सिंग, टेंशन मत लो। सर तो वहां पे सबसे ऊपर में होना चाहिए था ना ये पाई बॉन्ड वाला दोनों। जितना रिपल्शन का फैक्टर मिलेगा उतना ही मिल सकता है ना। पाई बॉन्ड वाला ऊपर क्यों होना चाहिए, रिपल्शन सिग्मा को मिल रहा है। डायग्राम हम लोग का कैसा था, अगर हम लोग का पी ऑर्बिटल, सर O2 अगर में जैसे हम लोग नीचे में एक ये सिग्मा वाला बनाए थे तो सबसे ऊपर में भी सिग्मा वाला बनाए थे, तो इसमें अगर हम लोग सबसे नीचे में पाई वाला बना रहे तो सबसे ऊपर में भी पाई वाला होना चाहिए था ना। अब तो बोल रहे हैं ना कि हम लोग का जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल वाले पार्ट का एग्जिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे नीचे इन पी ऑर्बिटल्स के नीचे जैसे एस ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिपल्शन केवल इसी को तो मिलेगा ना। यस सर। और इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे रह रहा है, तो इस वजह से ये ऑर्बिटल केवल हायर एनर्जी पे मूव करता है, बस ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो केवल ये इलेक्ट्रॉन उठ करके हायर एनर्जी पे चला गया, बाकी ऑर्बिटल्स जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। एक और चीज उसमें होता है, जैसे हम लोग ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो होमोमॉलिक्यूलर स्पीसीज के लिए, A2 टाइप का मॉलिक्यूल इसके लिए अप्लाई कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट में N2 की जगह पे, जैसे N2 लिए तो 14 इलेक्ट्रॉन है, और N2 से हायर एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन में तो हम लोग ऑक्सीजन के जैसा डायग्राम फॉलो करेंगे, नाइट्रोजन में हम लोग नाइट्रोजन के जैसा डायग्राम फॉलो करेंगे। अगर ऊपर के चेंजेस हो भी रहे हैं
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अपने को। ऊपर के अगर चेंजेस हो भी रहे हैं तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर के पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं तो हम लोग का वो सारा का सारा जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड लिमिटेड ये स्ट्रक्चर में A2 टाइप के स्ट्रक्चर में लिमिटेशन में खत्म हो गया। अगर NO टाइप का स्ट्रक्चर आया जिसमें हम लोग के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो NO तो हेट्रोमॉलिक्यूलर स्पीसीज है, इसका डायग्राम ऐसा नहीं बनता जैसा हम लोग बनाए हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल सब आपस में मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे s के सामने दूसरे का s होगा, हो सकता है s के सामने दूसरे का p वाला पार्ट, और s के सामने ना भी हो तो एटलीस्ट नियर बाई एनर्जी पे है। तो इन दोनों का जब मिक्सिंग होगा तो डायग्राम इस टाइप से बन के नहीं आएगा। डायग्राम वाला पार्ट यहाँ से थोड़े, मतलब ये जो डायग्राम है यहाँ से थोड़ा हायर एनर्जी पे, यहाँ से थोड़े लोअर एनर्जी पे, ऐसा कोई डायग्राम निकल के आता है। ये डायग्राम अगर देखना है तो जेडीएमली में पलट के देखना, हेट्रोमॉलिक्यूलर स्पीसीज में डायग्राम कुछ और निकल के आता है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं इस कंसेप्ट में, और लिमिटेशंस अगर नहीं भी होगा तो हम लोग को नहीं मालूम कि ऐसा कुछ होता है, मानते हुए चलना पड़ेगा कि ये चीज है। हाँ तो जो ऑक्सीजन के बाद जितने भी एटम एलिमेंट है सब वो O2 को फॉलो करता है। हाँ, वो O2 को फॉलो करेगा, O2 को फॉलो करेगा। मतलब नाइट्रोजन और इसके नीचे के एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स है, बेसिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम नेक्स्ट क्लास में मेंशन करने वाले भी है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 15 है तो N2 का डायग्राम फॉलो करते हैं हम लोग, ये डायग्राम। और अगर इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, और इक्वल टू नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे O2 का डायग्राम फॉलो करेंगे। उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है जिसका ध्यान रखना होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, वही चीज चलेगा हम लोग का। और कोई पॉइंट कुछ पूछना है किसी को? तो मेरे हिसाब से आज तो कुछ होमवर्क नहीं मिल सकता है तुम लोगों को शायद, तो ठीक है, होमवर्क तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करना है इसको रीड करके आने का, और अगर कुछ होमवर्क नहीं बनाए होंगे तो होमवर्क कंप्लीट करके आना ज़्यादा बेटर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से एप्लीकेशन वाले पार्ट के डिस्कशन शुरू करेंगे कि हम लोग का एमओटी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का पार्ट होता है ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, और होमोमोलिकुलर स्पीसीज का तो मालूम पड़ रहा है, हेट्रोमोलिकुलर स्पीसीज में क्या करेंगे, और 2-3 कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं बट इन एप्लीकेशन से रिलेट किए जा सकते हैं, इन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एमओटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो गया भाई। सर हाँ सर P4S3 का स्ट्रक्चर बनाइए ना। अरे इतना मार मारे तो लास्ट क्लास आया था। आए थे सर, पता नहीं सुने होंगे नहीं शायद। पता नहीं सुने होंगे कि नहीं शायद, इतना मार मारेगा ना तुम लोगों को। सर एक बार बनाइए ना। लास्ट क्लास में ये रवि भी पूछा था और तुम लोगों को नहीं, हम तो नहीं है बनाएंगे। ड्राइंग लेविस स्ट्रक्चर, ये तो लास्ट क्लास में भी ऐसे ही दिखाए थे, आज भी यही दिखा रहे हैं। दिख रहा है? स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओह सॉरी। दिखा? यस सर। अपने बुकलेट में पलट के देखो, उसमें थ्योरी में दे रखा है सर P4S3, पलट के देखिए एक बार। खाका के खाली मोटा हो गया है, तो मेहनत करो। यस सर। यस सर और बोल रहा है, क्या मेहनत करने के लिए सर बोला, खाका के मोटा होने के लिए यस सर बोल रहा है? मेहनत करने के लिए। और कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर इसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों रहता है? ऐसा अच्छा नहीं रह सकता था। तुम गधा ही क्यों है ये बताओ। नहीं अरे है, हम वोटिंग करा लेंगे इसमें, तुम्हारे ग्रुप में भी वोटिंग करा रहे, बताओ सब तुम्हारे वोट में गधा है हाँ या ना, सब हाँ में वोट करेगा, और तुम ना में वोट करेगा कि तुम गधा है। सर पुराना वाला बैच रहता तब ना मजा आता, तब कराते। चलो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं।